अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान जीपीओ लाइव के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीलॉग की इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच जाए और हमारे चैनल को अपने अजीज़ों अकारब दोस्तों में भी मुतारफ़ करवाएँ। आपका शुक्रिया जी। अब चलते हैं वीलॉग की जानिब। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं अब जो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने जो एक वजाहत मांगी थी, वजाहत मांगी, यानी कि उसमें कोई 9 सवालात उन्होंने भेजे थे अपना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। एक्चुअली ये इस अमल का जो वजाहत 8 जजों ने जो वजाहत इशू की थी, उसका एक्चुअली पता भी नहीं था ये जो हैं रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को। और इसके बारे में कुछ मुतज़ाद किस्म की ख़बरें आ रही हैं, तो उन हवाले से फिर हम आपको ज़रा इन्फॉर्म करते हैं किस टाइप की ख़बरें उसमें आ रही हैं। ये मुबैना तौर पे पता चला है कि ये 8 के 8 जज जो हैं, इस वक्त इनके अंदर आग लगी हुई है। आग से मुराद ये है कि उनको ये हो रहा है कि ये हमसे क्यों ऐसा ये सवाल पूछ लिया गया है, यानी आपने एक काम किया जो कि आइन से हट के था। मैं तो इसको गैर आइनी ही कहूँगा। जब आपको अपने कवानीन या उससे सुप्रीम कोर्ट के कवानीन से हट के भी जो चीज़ होगी तो फिर वो गैर कानूनी टाइप ही होगी ना। तो वो तो उसमें वो सुनने में आ रहा है कि मुमकिन है कि कोई जिस तरह हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिख दिया था चीफ जस्टिस के नाम, इसी तरह मुमकिन है ये 8 जज जो हैं ये भी कोई ख़त वत तहरीर करें काजी फाइज ईसा के नाम। असल में ये है साजिश, काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है। और उसमें सुना ये भी है कि काजी फाइज ईसा साहब को जिस तरह आर्मी चीफ के साथ मिला के कोई ऐसी साजिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें आर्मी चीफ का कोई हाथ भी नहीं है मेरा ख्याल है। और काजी फाइज ईसा ने तो अपने बुक्स के मुताबिक एक बात उनसे पूछी है कि भाई ये आप हमें बता दें कि इनका तारीख़ कब तय हुई, किस वक्त दरख्वास्त आई, किस वक्त इसकी हेयरिंग हुई, कैसे आपने ये वजाहत जारी की। अब ऐसी चीज़ उनके पास है नहीं असल में, तो इसलिए अब उनका प्रोग्राम है कि कोई हम ऐसा काम कर दें जिसमें काजी फाइज ईसा को मुतनाज़ा सा बना दिया जाए। असूली बात यह है कि आप जो सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब दें। अब सूरत हाल यह है कि वो जवाब देने की पोजीशन में है, जवाब क्या दें इसके बारे में हमें ये भी पता चला है कि इनमें जो एक्टिविस्ट जो जज थे वो 3 थे। अच्छा, उसमें क्या था कि एक इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को घेरा 2 जजों ने। एक इसमें थे अपना अदर मनल्ला साहब और एक थे मुनीब अख्तर साहब। और उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने इनको घेरा है और घेर के इनको, और उन्होंने कहा जी आज अब नहीं तो कभी नहीं, इसको अभी हमें करना पड़ेगा, नहीं तो कल को ये गवर्नमेंट ये कर देगी वो कर देगी। जिस वक्त वो कवानीन पास होने के वक्त आया हुआ था, तो उन्होंने इनको जस्टिस मंसूर अली शाह को घेर लिया, मैं समझता हूँ दोनों ने मिलके। और उन्होंने उसको इसके हवाले से हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा जी कि इसको आप फौरी तौर पे वजाहत जारी की जाए। और इसको वेबसाइट पे भी लगाने वाले अतर मिनल्ला साहब हैं, ये भी पता चला है। अब देखें ना कि अब आजकल बार एसोसिएशंस जो हैं उनमें भी आजकल ये बहुत ये पाया जा रहा है कि जी इसके हवाले से तहरीक चलाई जाएगी। ये आम तौर पे जो वकला हजरात हैं ना, ये उस तहरीक को देखते हैं जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जब उनको मजूर किया गया था, तो उन्होंने फिर एक वकला ने तहरीक चलाई, तो उसका फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब वो बहाल हो गए थे। बात ये है
कि उस वक्त की सिचुएशन कुछ और थी। उस वक्त वकला तो तहरीक में लगे हुए थे, हर रोज़ दूसरे दिन चौथे दिन वो अपना कचहरी में कुछ 10 15 20 वकला निकलते थे और पकड़ के तो नारे लगाते हुए फिरते थे, दाएं जाते थे बाएं जाते थे। वकला ने तो अपने फुल जोर लगा लिया था, तहरीक कामयाब तो नहीं हो पा रही थी उनकी। वो तो जब इनके साथ सियासतदान मिले हैं तब तहरीक कामयाब हुई है। ये वकला में कि इसमें साथ नहीं था इनकी वकला की तहरीक में कि वो पकड़ के तहरीक को कामयाब कर देते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये सारी चीज़ हमारे सामने की देखी वाली है ना जी। और मैं उन दिनों कुछ एक केस के सिलसिले में जाया भी करता था कचहरी, तो उधर यही होता था कि हम देखते थे उधर से 15 20 वकला आ रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उधर से 10 12 वकला आए, नारे लगाते हुए जाए। ये कुछ होता था। कोई वकला में तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई पावर थी कि जो वो इसको तहरीक को चला पाते। उनकी तहरीक भाई इतनी की थी, मेरा ख्याल है शायद हर रोज़ या हर दूसरे दिन वो 15 20 मिनट आधा घंटे का वो एक वॉक होती थी, उसमें वकला शामिल होते थे और नारे लगाते हुए चले जाते थे। फिर जब ये शर्त रखी नवाज शरीफ साहब ने कि जी चीफ जस्टिस को बहाल किया जाए, तो वो उस वक्त आगे अड़फस पड़ गई, क्योंकि उस वक्त हुकूमत थी पीपल पार्टी की और जरदारी साहब तो राज़ी नहीं थे। वो बस लेतो लाल कह रहे थे, बल्कि वो उस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा भी कि जी मरी पैक्ट हुआ था, मरी में साइन हुए थे, माहिदा हुआ था। तो उस वक्त ये बात भी बड़ी मशहूर हुई थी कि जी ये वादे कोई हदीसें नहीं होती, कुरान हदीस की आयतें नहीं होती। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का, और जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया नवाज शरीफ ने तो बड़े लोगों को ज़ख्मी किया। लोग आते थे, 100 200 400 का टोला आता था, वो आंसू गैस चलाती थी, हवाई फायरिंग होती थी हवाई, और कुछ लाठीचार्ज वगैरह होता था, फिर चले जाते थे, फिर होता था, फिर चले जाते थे, फिर होता था, फिर चले। लाहौर के ये हालात थे, टीवी पे बता रहे सारा कुछ। अच्छा, इसी असना में फिर जी पता चला कि नवाज शरीफ साहब जी वो निकले, उनको मना किया गया था कि जी आप मत बाहर आना, क्योंकि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है। मगर नवाज शरीफ की सिचुएशन ऐसी थी, डू और डाई वाला मसला था। अब नहीं तो कभी नहीं, वो वाला साहब था, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी में बैठे हैं और दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकले हैं, और हमने देखा बाज़ारों से औरतें नंगे पाँव अपने बच्चों को उठाए हुए नंगे पाँव साथ चल पड़ी। इतनी दुनिया साथ चली कि ये सारे साइड पे हो गए। जो आगे कंटेनर आता था, लोग उसको धक्का मार के साइड पे कर देते थे, कोई मशीन नहीं चल रही थी। तो वो फिर जब गुजरांवाले आए वो, तो उस वक्त गुजरांवाले में जो हमारे जलसा जो था, जुलूस था, उसका मुंह अगर गुजरांवाले था तो उसकी जो पिठ थी ना, दुम जो थी, वो अभी लाहौर क्रॉस कर रही थी, यानी कि रावी के ऊपर थी। ये हालात थे उस वक्त। ये चली तहरीक कामयाब हुई सियासतदानों की वजह से। अगर सियासतदान इनके साथ ना मिलते तो ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती थी। ये मेरा तजर्बा, मेरा तजिया तो यही कहता है। और अभी जो ये वकला हज़रात तहरीक कामयाब करने की बात कर रहे हैं ना कि हम तहरीक चलाएंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनमें भी बहुत बड़ी दरार है जी। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बिल्कुल तहरीक चलाने के हक़ में नहीं है, और ये सिर्फ ये पीटीआई वकला ग्रुप जो है ना, ये असल में चाहते हैं कि तहरीक चलाई जाए। उसके बाद फिर वो, मगर ये इनकी तहरीक कामयाब नहीं होगी, ये फेल तहरीक होगी, ये आप देख लीजिएगा। हमें अब जुडिशरी हमारी जो है वो पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है उसमें। और जजों के जो सियासी ख़ानदानों के साथ ताल्लुकात हैं, वो टिकट्स लेते हैं जज हज़रात अपने अजीज़ व अकारब के लिए सियासी जमातों से। मतलब ये चीज़ें अब पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हमारी अदलिया में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल शुरू हो गया है। अब जिस तरह ये 6 जज जिन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को जी के हम दबाव का शिकार होते हैं जब हम फैसला देते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जितने पिछले फैसले आए वो तो आए इमरान खान साहब के हक़ में, तो फिर वो क्या चीज़ वो करते थे जी, किसके दबाव में रहते थे?
उससे देख के तो यही लगता है कि वो इमरान खान साहब पीटीआई के दबाव में रहते हैं कि यार बेइज्जती ना हो जाए, वो ये मेरा ट्रोलिंग ना शुरू कर दें, तो फैसला उनके हक में दे देते थे। तो और तो कोई मुझे समझ नहीं आती कि और कौन सा दबाव था, नहीं तो बताया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आपके ऊपर कौन सा दबाव था। अब फैसले तो आपने सारे इमरान खान के हक में किए, तो दबाव कौन सा, एक ऐसा दबाव था अगर उसके मुखालफ था कि वो दबाव उधर वो डाल रहे थे तो फैसले आप इधर करी जाते, नहीं, मेरे हिसाब में दबाव ही पीटीआई का था, पीटीआई का दबाव था और उसी के हवाले से वो फैसले आते थे। देखिए जी, हम लोग तो फ़ौज के भी सियासी तौर पे सियासत में मुदाखलत से नफ़रत करते हैं, फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह हम अदलिया के भी सियासत में मुदाखलत से नफ़रत करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि फ़ौज जो सियासत में मुदाखलत करती है वो फिर भी कोई काबिल कबूल हो जाती है, मगर जब अदलिया करती है ये तो सियासी फैसलों को कानून का लबादा उड़ा के तो वो फिर पेश कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम तो बिल्कुल भी इस चीज़ के मुखालिफ हैं, चाहे अदलिया हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। हमें अब इस चीज़ का इसको समझ लेना चाहिए, ये जो हमारी पाकिस्तान की अदलिया है ना, ये पब्लिक को इंसाफ देने के लिए नहीं बैठी, ये 100% पॉलिटिकल अदलिया बन चुकी है, सियासी अदलिया। और ये यकीनन हम ये नहीं कहते, हमें इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, हम सुनी सुनाई बात करते हैं, तो यकीनन ये फ़ायदा भी उठाते हैं जमातों से और मामलात से, और फैसले वो लगाते भी वही हैं, केसेस भी वो लगाते हैं। आम पब्लिक का केस कौन सुनता जी हैं, सुबह से लेकर शाम तक आज ये वाला केस फलाने का केस सुना जाएगा, आज फलाने सियासतदान का केस सुना जाएगा, आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया उनका केस सुना जाएगा, आज बुशरा बीबी ने ये कह दिया उसका केस सुना जाएगा, आज उसने पिटिशन दायर कर दी है, आज बैरिस्टर उसकी पिटिशन जारी हो गई है। यानी हर वक्त जब एक अदलिया जो है वो सियासतदानों के ही केसों में उलझी रहेगी तो फिर कुदरती तौर पे है वो सियासी बन जाएगी ना जी। तो ये असल में इसीलिए तो ये जो गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि हम इसको उसकी आइनी जो अदलिया है उसको अलग कर दिया जाए, ताकि कम से कम ऐसा तो हो ना, ये जो हर दूसरे दिन आइन की किसी शिक को लेकर तो पहुँचे होते हैं अदलिया के पास के जी इसको कर दें जी, आइन को रीराइट कर दें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि 2-3 दफ़ा हो जा चुका ये काम, तो फिर वो अदलिया फौरी तौर पे वो केस टेकअप करती है और उस पर उसका तिया पांचा करके साइड पे करती है। गरीब आदमी रो रहा है, गरीब आदमी ऐसा है कि जो 34 साल बाद जिनकी वो लग रही है अपना अपील लग रही है और पता चला 24 साल टोटल सजा थी। तो ऐसे तो हालात हुए हैं इस वक्त से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक कानून ज़ेर गौर है, जो कि शायद इसको अप्रूव भी कर लिया जाएगा, हाई कोर्ट के बारे में कह रही, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको तब्दील करने का इख्तियार गवर्नमेंट के पास है। अब देखें ना जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो तमाशा आज से 2 साल पहले लगा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, अमीर हुसैन भट्टी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे और उनका दामाद था वो पीटीआई का एमएनए था, और फिर उसके दामाद के घर में दावत होती थी और सारे के सारे जज उधर जाके मत्था टेकते थे। तो अब इस तरह की सूरत जब हो जाए तो फिर क्यों ना ऐसे जजों को तब्दील कर देना चाहिए, मुख्तलिफ जगह पे भेज देना चाहिए। यानी कि जिस तरह लाहौर में अगर ऐसा मामला चल रहा है तो ठीक है, लाहौर से उठाया सिंध भेज दो, उधर जाके बैठ जाए। तो ये इसमें तो कोई ऐसी चलो, या अगर आपने हाई कोर्ट की जो मिसाल पंजाब की हाई कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन में भेजना है तो बहुत सारे शहर हैं, किसी भी भेजा जा सकता है कहीं भी। तो इसमें तो ऐसी उज़र वाली बात नहीं होनी चाहिए।